अगर ये देख लिया ना तो यकीन मानो एग्जाम में तुम्हारी बल्ले बल्ले होने वाली है, ऑब्जेक्टिव में तुम्हारी बल्ले बल्ले होने वाली है। ऑब्जेक्टिव में मज़ा आ जाएगा जब एग्ज़ाम का पेपर तुम्हारे सामने होगा। तो आज मैं क्लास 12 इंग्लिश का 50 ऐसे क्वेश्चन तुम लोगों के सामने लेकर आया हूँ कि सोच लो। इसके जो प्रोज हैं यानी कि प्रोज के जितने भी चैप्टर्स हैं उसका मिक्स क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, और मोस्टली वीवीआई क्वेश्चंस हैं। यही पेपर में बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, यही पेपर में बार बार आने के चांसेस होते हैं क्वेश्चन को। तो बिना समय गवाए मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। बस पूरा का पूरा क्लास देखना, पूरा का पूरा स्किप मत करना, बढ़ाना मत, अच्छा से देख लेना। मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो मिलाना, फिर देखना, बोलोगे कि हाँ सर यहीं से आता है, ऐसा ही आता है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है हु रोट अ पिंच ऑफ स्नफ। देखो एक पिंच ऑफ स्नफ करके एक चैप्टर है तुम्हारा, जो कि चैप्टर नंबर आई थिंक 3 है। तो पिंच ऑफ स्नफ किसने लिखा है, तो बताओ किसने लिखा है पिंच ऑफ स्नफ। तो मैंने एक ट्रिक से याद भी करवाया था राइटर्स के नाम। अगर जो तुम लोगों ने वीडियो नहीं देखा है कि राइटर्स का नाम कैसे लर्न करते हैं, क्योंकि 10 नंबर यहाँ से आने वाले हैं, तो पीछे वीडियो में जाओ, वहाँ पे तुमको राइटर्स के नाम याद करने के तरीके बता दिए गए हैं। ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है वो कौन है, मनोहर मालगांवकर। कौन है, मनोहर मालगांवकर। ठीक है ना। तो स्नफ का मतलब होता है सूंघना, तो मैंने ऐसे बताया था मनोहर सूंघता है, यानी कुछ सूंघने की चीज लेता है। ठीक है ना। तो याद रखना है, देखो ये पिंच ऑफ स्नफ एक प्रसिद्ध शॉर्ट स्टोरी है जिसे मनोहर किसने लिखा था, मालगांवकर ने लिखा था। यह कहानी मानव स्वभाव, घमंड और पाखंड को उजागर करती है। इस कहानी में इनके जो कहानी लिखी गई है, ठीक है ना। और यह बिहार बोर्ड में बार बार क्वेश्चन पूछी जाती है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, भारत इज माई होम इज रिटेन बाई होम। भारत इज माई होम को किसने लिखा है, तो बताओ बच्चों किसने लिखा है। ऐसे मैंने याद रखा था भारत इज माई होम, तो कौन है हमारे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऐसे याद रखना है कि डॉक्टर साहब जो है वो हमारे घर के हैं, डॉक्टर साहब जो है हमारे घर के ही हैं, इसलिए यहां से याद रखना है भारत इज माई होम कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक ऐसे एक स्पीच दिए थे, भाषण दिए थे, उन्हीं के द्वारा दिया गया है। इसमें भारत के राष्ट्रीय एकता और भाईचारे पर इस कहानी में बल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, द एसे आइडियाज डेट हैव हेल्प मैनकाइंड फोकस्ड ऑन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका मतलब क्या हुआ, आइडियाज डेट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। इसका मतलब होता है कि ये जो है निबंध किस पर आधारित है, बताओ किस पर फोकस किया गया है ये निबंध। आइडियाज डेट हैव हेल्प मैनकाइंड निबंध किस पर आधारित है, बताओ बाबू किस पर आधारित है इसमें से कौन, केवल विज्ञान, ह्यूमन वैल्यूज, पॉलिटिकल पावर, वॉर एंड वायलेंस, किस पर ये आधारित है बताइए। याद रखिएगा ये ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर है बच्चों, तुम लोग याद रखना ये ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर है, मानवीय मूल्य के ऊपर है। देखो इसमें क्या हुआ था कि इसमें एक हमारे जो राइटर हैं उनका नाम है ब्रेटन रसल, एक ऐसे में बताते हैं कि मानवता, तर्क, सहिष्णुता और प्रेम जैसी विचारधाराओं ने मैनकाइंड की प्रगति में मदद की है, ना कि हिंसा या अंधविश्वास करने में। तो आइडियाज डेट ऑफ हेल्प मैनकाइंड यानी कौन सी आइडिया है जो हमें मतलब कहने का अच्छी चीजें करने पर मजबूर करती है। तो हमारी कौन सी ऐसी चीज है, वो ह्यूमन वैल्यूज हमारी है, मानवीय मूल हमारी है। तो इन्होंने बताया था इसमें हु डिलीवर्ड द स्पीच आई हैव अ ड्रीम। बताओ आई हैव अ ड्रीम किन्होंने डिलीवर्ड किया था, यानी डिलीवर्ड का मतलब होता है भाषण दिया था। तो बताओ किन्होंने दिया था, किन्होंने दिया था, याद रखना उनका नाम इसमें से कौन है, अब्राहम लिंकन, मार्टिन लूथर किंग। तो ये है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। देखो ड्रीम का सपना, और सपना देखने का जो ख्वाब देखने का, सपना देखने का जो वो होता है वो किसके पास होता है, राजा के पास होता है। ऐसे याद रखना है इस चीजों को, ठीक है ना। तो इसके जो पोएट ऑथर है वो कौन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ऐसे हम बोलते हैं इसमें, ठीक है ना।
तो इसमें बताया गया था कि यह एक ऐतिहासिक भाषण था मार्टिन लूथर किंग का, जो कब दिया था उन्होंने 1963 में दिया था ये भाषण। यह भाषण में सिविल राइट्स मूवमेंट से जुड़ा हुआ था। सिविल राइट मूवमेंट का मतलब होता है कि देश के अंदर नागरिकों की सुरक्षा के बारे में जुड़ा हुआ था। तो किन्होंने यह स्पीच दिया था, आई हैव ए ड्रीम, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने दिया था। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हाइलाइट्स, देखो एक चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 1 जिसके ऑथर है महात्मा गांधी। उन्होंने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में किस चीज़ों पर जोर दिया, हाइलाइट्स का मतलब होता है किस चीज़ों पर उसमें जोर दिया गया है। वेस्टर्न लाइफस्टाइल पर जोर दिया गया है, इंडियन वैल्यूज़ के ऊपर जोर दिया गया है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ऊपर जोर दिया गया है, या मिलिट्री पावर, किसके ऊपर जोर इसमें दिया गया है मेरे बच्चों। तो उसमें किस पे जोर दिया गया है, इंडियन वैल्यूज के ऊपर, यानी भारतीय मूल्य के ऊपर इस चैप्टर में महात्मा गांधी ने जोर दिया है। द स्टोरी द आर्टिस्ट, देखो अब यहाँ पे एक स्टोरी है द आर्टिस्ट, किसने लिखा है। तो आर्टिस्ट जो तस्वीरें बनाती है, कौन बनाती है, सीगा नोया बनाती है, ऐसे याद रखना। सीगा एक नाम की लड़की है जो बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट है। कौन, सीगा नाओया इसको बोलते हैं, सीगा नाओया। द आर्टिस्ट एक जापानी शॉर्ट स्टोरी है। जब ये कहानी पढ़ोगे तो एक जापानी शॉर्ट स्टोरी है जिसमें सीगा नाओया ने लिखा। यह कहानी एक कलाकार के आंतरिक संघर्ष को दिखाती है इस चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 4 तो मैंने बता ही दिया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। अ चाइल्ड इज बॉर्न मेनली डील्स विथ, ये जो है अ चाइल्ड इज बॉर्न का मुख्य विषय क्या है। डील्स का मतलब हो गया मुख्य विषय क्या है। एक चैप्टर है अ चाइल्ड इज बॉर्न, बताइए जल्दी से। इसमें बताया गया है किसके बारे में बताया गया, चाइल्ड बर्थ एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, चाइल्ड बर्थ का मतलब होता है बच्चे का जन्म, और एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव। तो बच्चे के जन्म के अनुभव के बारे में इसमें दर्शाया गया है, बताया गया है। इसमें कौन थे, जर्मनी गिर थे। इसके जो ऑथर है वो कौन है, जर्मनी गिर है। इस लेखक के चाइल्ड बर्थ के भावात्मक और मानवीय अनुभव को बहुत प्रभावशाली ढंग से इसमें प्रस्तुत किया गया है। हु इज द ऑथर ऑफ हाउ फ्री इज द प्रेस। अब देखो इससे याद रखो, हाउ फ्री इज द प्रेस के ऑथर कौन है, बताओ मेरे बच्चों, बताओ जल्दी से। इसके जो ऑथर हैं वो कौन है हमारे, ये हैं डोरोथी एल सेयर्स। कौन है, डोरोथी एल सेयर्स हैं। इससे याद रखना है कि डोरोथी भाई साहब हैं जो प्रेस को चलाते हैं। चाहे इसका ट्रिक मैंने कुछ और तरीके से बताया था, वीडियोस में जाकर देख लेना अगर जो ऑथर का ट्रिक नाम याद करने का चाहिए तो। द अर्थ कौन है, डिस्क्राइब। द अर्थ में क्या, किस बारे में बताया गया, किसका वर्णन है। द अर्थ एक चैप्टर है, उसमें किस चीज का वर्णन किया गया है, बताइए। अर्थ का मतलब समझ रहे हो कि धरती, और धरती पे किसका क्या, मानव क्रूरता यानी ह्यूमन क्रूएलिटी, ब्यूटी ऑफ नेचर, तो किसकी बात की जा रही है उसमें, तो अर्थ पे ब्यूटी ऑफ नेचर की बात की जा रही है। और इसके जो पोएट्स हैं, जो ऑथर है, वो उनका नाम है H.E. बीट्स। H.E. बेट्स ऐसे बोलते हैं। और बैट बॉल यानी BAT बैट, बैट बॉल लेकर हम अर्थ पे यानी जमीन पे क्या करते हैं, खेलते हैं, ऐसे करके मैंने याद करवाया था। इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई इज रिटन फ्रॉम हुज पर्सपेक्टिव्स। तो इंडिया थ्रू द ट्रैवलर आइज किस दृष्टिकोण से लिखा गया, इसमें किस दृष्टिकोण की बात की गई है, इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई के बारे में बताओ जल्दी से मुझे बताइए। तो इंडिया थ्रू द ट्रैवलर्स आई को किसने देखा था, तो फॉरेन ट्रैवलर ने देखा था। फॉरेन ट्रैवलर का मतलब होता है एक विदेशी यात्री ने इसको देखा था। इसके जो ऑथर है वो कौन है, याद रखना, एंटोन चेकोव। कौन है, एंटोन चेकोव है। नहीं, एंटोन चेकोव तो इसके नहीं थे, एंटोन चेकोव मैरिज प्रपोजल के थे। ओहो, ठीक है ना। इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई के जो पोएट है वो पर्ल्स एस बक हैं। कौन है, पर्ल एस बक हैं। पर्ल का मतलब मेरे बच्चों होता है मोती। क्या होता है, मोती। और भारत को जब हम देखते हैं किसी चीज से तो हमारी जो आंखें हैं वो कैसी होती है, मोती की तरह होती है, तब हम इंडिया को देखते हैं, ऐसे करके याद रखना है। तो पर्ल्स एस बक नाम है। तो वो कौन थे, एक फॉरेन ट्रैवलर थे, उन्होंने इंडिया को ट्रैवलर यानी कि अपनी आंखों से देखा था। यही पर्सपेक्टिव्स है इस पोयम का।
द सेंट्रल थीम ऑफ अ मैरिज प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल से याद रखना है इसके जो पोएट हैं वो कौन है, एंटोन चेकोव। चेकोव से चेक से याद रखना है, चेकबुक लेकर मैं शादी करने, प्रपोजल जब मैंने शादी किया तो वो बोली कि एक चेक दो तभी मैं शादी करूंगी, तो मैरिज प्रपोजल से ऐसे याद रखना, एंटोन चेकोव करके ऑथर है। तो अब मैरिज प्रपोजल में किस विषय के बारे में भी बात की गई है, उसका सेंट्रल थीम क्या है इस चैप्टर का, बताइए मेरे बात। क्या रोमांस यानी प्रेम के बारे में मैरिज प्रपोजल में बताया गया है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स यानी संपत्ति विवाद के बारे में बताया गया है, पैट्रोटिज्म यानी देशभक्ति के बारे में बताया गया है, सैक्रिफाइस यानी बलिदान के बारे में बताया गया है। तो बताइए मेरे बच्चों किसकी बात की गई है। तो मैं अभी जब चेक होता है, चेकबुक होता है, पैसा होता है, तो जब पैसा होता है तो किसका विवाद होता है, तो संपत्ति विवाद होता है। तो याद रखना यहाँ से प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स के बारे में इसमें बताया गया है। यह एक एंटोन चेकोव का एक हास्य नाटक है जिसमें शादी से ज्यादा जमीन और संपत्ति पर बहस दिखाई गई है इस चैप्टर में, यानी मैरिज प्रपोजल में। भारत इज माई होम एम्फेसाइजेस, बताइए भारत इज माई होम एम्फेसाइजेस का मतलब हो गया बल देना, यानी भारत मेरा घर है किस पर बल दिया गया है, रिलीजियस डिवीजन के ऊपर यानी धार्मिक विभाजन के ऊपर, नेशनल यूनिटी यानी राष्ट्रीय एकता के ऊपर, इकोनॉमिक पावर आर्थिक शक्ति के ऊपर, मिलिट्री स्ट्रेंथ यानी सैन्य शक्ति के ऊपर। इसी से समझ में आ रहा है भारत हमारा एक घर है जो हमें नेशनल यूनिटी के बारे में बताता है, यानी राष्ट्रीय एकता के बारे में हमें बताता है। मेरे बच्चों याद रखना, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत को एक परिवार मानते हैं और धार्मिक भाषाई भेदभाव के ऊपर उठने की बात करते हैं भारत इज माई होम में। हु एमंग द फॉलोइंग अ रशियन राइटर, बताइए इसमें से कौन एक रशियन राइटर हैं, बताइए। ये सीगानोव तो मैंने बता दिया क्या थे, एक जापानी थे, ये तो मैंने बता दिया जापानी थे। अब इसमें से कौन एक रशियन राइटर है, तो याद रखना मेरे बच्चों एंटोन चेकोव, ठीक है ना, चेखव ऐसा बोलते हैं। एंटोन चेखव जो है वो एक रशियन राइटर है, एक रशियन रूस के राइटर हैं, ठीक है ना। एक प्रसिद्ध रशियन ड्रामेटिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर है कौन, भाई हमारे एंटोन चेखव। आई हैव अ ड्रीम स्पीच इज रिलेटेड टू, ये जो चैप्टर है आई हैव अ ड्रीम और ये जो भाषण है आई हैव अ ड्रीम किस चीज से रिलेटेड है, संबंधित है मेरे बच्चों। आई हैव अ ड्रीम स्पीच इज रिलेटेड टू, बताइए किससे है, वुमेन एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट का मतलब होता है सशक्तिकरण यानी महिला सशक्तिकरण के बारे में बताया गया आई हैव अ ड्रीम में। सिविल राइट यानी नागरिक के अधिकार के बारे में बताया गया है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, कहने का मतलब इन्वायरमेंटल का मतलब पर्यावरण, प्रोटेक्शन का मतलब संरक्षण यानी पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताया गया। एजुकेशन रिफॉर्म यानी शिक्षा के सुधार के बारे में बताया गया। तो मेरे बच्चों याद रखना इसमें एक सिविल राइट्स के बारे में बताया गया है। यह भाषण अमेरिका में अश्वेतों के अधिकारों और समानता की मांग से जुड़ा हुआ है, कहने का मतलब अमेरिका में दो तरह के लोग रहते थे, काले और गोरे, तो इन दोनों के बीच में क्या चलता था, बहुत ही घमासान युद्ध चलता था। तो आई हैव अ ड्रीम स्पीच किससे रिलेटेड है, सिविल राइट यानी नागरिक अधिकार से रिलेटेड है। महात्मा गांधी राइटिंग मेनली रिफ्लेक्ट्स, यानी जो महात्मा गांधी ने मुख्य रूप से जो लिखा है उसमें क्या रिफ्लेक्ट्स का मतलब होता है झलकना, क्या होता है झलकना, जो उन्होंने लिखा है तो मुख्य रूप से क्या झलकता है, यानी महात्मा गांधी की रचनाओं में मुख्य रूप से क्या झलकता है, वायलेंस क्या, हिंसा, कभी नहीं। मैटर्निटी भौतिकवाद, क्या, बिल्कुल नहीं। ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा, बिल्कुल इसी के बारे में महात्मा गांधी हमेशा बात करते थे मेरे बच्चों, ठीक है। तो देखो देख लोगे ना, मैं अभी पार्ट 1 यानी लेक्चर 1 लेकर आया हूं, इसके बाद फिर 50 क्वेश्चन का लेक्चर 2 फिर से लेकर आऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का मतलब होता है 2012-13 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब का रिवीजन करवाऊंगा, उसी में से इधर उधर करके क्वेश्चन आते हैं मेरे बच्चों, देख लेना, एक भी इंग्लिश में तुम लोगों को छूटेगा नहीं। और उसके पहले अगर जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, इस सेशन को शेयर करो, ये मेरी गुरु दक्षिणा के रूप में, नहीं तो बेटा ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है ना, ऐसे ही रह जाएगा। और स्किप कर करके वीडियो देखोगे, मैं बहुत 30 मार खाऊं तो ऐसे ही रह जाओगे इंग्लिश में, कोई नहीं बचाने वाला है, कोई नहीं बचाने वाला तुम लोगों को। और यूट्यूब पे इधर उधर के क्लासेस जो देखते रहते हो ना, 100 200 500 हो जाएगा, ये कुछ न घंटा नहीं होने वाला है, मैं बता दे रहा हूँ।
ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ यहाँ 50 से 100 क्वेश्चन मैं ऑब्जेक्टिव ऐसे करवा दूंगा कि इसी से लगभग क्वेश्चन आएंगे, और उसके बाद मैं ग्रामर का भी करवाऊंगा। चलो, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर स्ट्रेस ऑन। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जैसा हमने पढ़ा है कि महात्मा गांधी इसके ऑथर थे। स्ट्रेस का मतलब होता है जोर, यानी किस चीजों के ऊपर जोर देता है। फिर वही आ गई, यानी कि मोरल वैल्यूज के ऊपर क्या करता है, वो हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या करता है, जोर देता है। द राइटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के राइटर कौन थे, अभी मैंने बताया था कि इसका क्वेश्चन रिपीट हो गया है। कौन है हमारे, H.E. बेट्स हैं, H.E. बेट्स हैं द अर्थ के राइटर। अ पिंच ऑफ स्नफ मेनली हाईलाइट्स, जो पिंच ऑफ स्नफ जो हमारा कहानी है वो मेनली रूप से किस चीजों के ऊपर मुख्य आधारित है, यानी कि किस चीजों को दर्शाता है। तो रिवेंज बदला को दर्शाता है, बदला को दर्शाता है। प्राइड एंड हिपोक्रेसी, घमंड और पाखंड। हिपोक्रेसी का मतलब होता है पाखंड, ठीक है ना। अब प्राइड का मतलब होता है घमंड। तो किस चीजों को दर्शाता है, घमंड और पाखंड को दर्शाता है, क्योंकि इस कहानी में एक जज का चरित्र दिखाया गया है जो बाहर से बहुत सख्त और नैतिक लगता है, लेकिन अंदर से वो क्या होता है, बहुत ही पाखंडी है। कहानी मानव स्वभाव के, यानी कि फॉल्स प्राइड, फॉल्स प्राइड का मतलब होता है कि घमंड को दर्शाता है, उजागर करता है। उसके बारे में ये कहानी का पूरा अ पिंच ऑफ स्नफ बनाया गया है। आइडियाज डेट हैव हेल्प मैनकाइंड इनकरेजेस। देखिए, आइडियाज डेट हैव हेल्प मैनकाइंड, इसका मतलब मैंने अभी बताया था कि हमारे ऐसे आइडियाज जो मूल्यों पर आधारित हैं, जो मूल्यों के बारे में बात करते हैं, दूसरों की सेवा के बारे में बात करते हैं, प्रोत्साहित करता है। किस बात पे प्रोत्साहित करता है, क्या ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास, रेशनल थिंकिंग, तर्क संगत सोच, मिलिट्री पावर, सैन्य शक्ति, और सुपरसेशन यानी अंधश्रद्धा। अंधश्रद्धा का मतलब होता है बिना सोचे समझे हम इस पर बात करते हैं, जिसको हम अंधश्रद्धा करते हैं, सुपरसेशन कहते हैं। तो आइडियाज डेट हैव हेल्प मैनकाइंड इनकरेजेस, तो इसका ऑप्शन क्या होगा मेरे बच्चों, बताओ इसका ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका ऑप्शन लिखोगे तुम लोग। चलो बताओ, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए सबका। क्या लग रहा है तुम लोगों को, मैं 10 सेकंड के लिए पॉज हो रहा हूं। इसका आंसर सब लोग लिखोगे, ABCD करके इसका आंसर लिखो। क्या होगा, आइडियाज डेट हैव हेल्प मैनकाइंड इनकरेजेस, बताओ जल्दी से। अरे गधों, रेशनल थिंकिंग के बारे में इसमें बताया गया, यानी तर्क संगत सोच के बारे में इसमें प्रोत्साहित करता है कि कभी सैन्य शक्ति, अंधश्रद्धा, अंधविश्वास के बारे में इसमें बात नहीं करता। जब हम दूसरों को हेल्प करते हैं तो रेशनल थिंकिंग हम उसको बोलते हैं, तर्क संगत सोच बोलते हैं। याद कर लो, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता है। अ चाइल्ड इज बॉर्न, अ चाइल्ड इज बॉर्न इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अ चाइल्ड इज बॉर्न किस प्रकार का लेख है, एक फिक्शन यानी कथा है। ऑटोबायोग्राफिकल स्केच यानी आत्मकथात्मक रेखा चित्र है। इसका मतलब होता है किसी के ऊपर जीवनी लिखना, उसको ऑटोबायोग्राफिकल यानी ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ड्रामा यानी एक नाटक है, ये एक पोएम है। चाइल्ड इज बॉर्न, देखो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है MCQ में, तुम लोग फंस जाते हो कि चाइल्ड इज बॉर्न जो है हम जानते हैं कि कहानी है, ये है वो है, लेकिन है क्या इसमें, ये हम यहाँ पे जानना चाह रहे थे। तो याद रखना इस चीज़ों को, ये ऑटोबायोग्राफिकल स्केच है, एक आत्म कथात्मक रेखा चित्र है। देखो इसमें जो हमारे जर्मन गिर होते हैं, इसमें अपने व्यक्तित्व अनुभव के आधार पर चाइल्ड वर्थ का वर्णन करते हैं इसमें, ठीक है ना। इसलिए यह लेख ऑटोबायोग्राफिकल नेचर है, यानी कि जो हमारे इसके पोएट हैं, चाइल्ड इज बॉर्न के जो हमारे ऑथर हैं वो कौन है, जर्मन गिर हैं। और ये बच्चे के जन्म के बारे में बात करते हैं, तो इसी के बारे में हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफिकल स्केच है। हाउ फ्री इज द प्रेस डिस्कसेस, यानी जो हमारा प्रेस है वो पूरी तरीके से क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। वो किस चीजों पर, किस चर्चा पे आधारित है, क्या एक एजुकेशन सिस्टम पर ये आधारित है प्रेस वाला बात, या फ्रीडम ऑफ मीडिया। देखो हमारी जो बताया जाता है कि लोकतंत्र के 3 स्तंभ होते हैं, तीसरा स्तंभ हमारा क्या होता है, मीडिया होता है, यानी प्रेस होता है। तो उसी को बताया कि हमारा जो प्रेस होता है पूरी तरीके से क्या होना चाहिए, आजाद होना चाहिए, किसी भी सरकार के दबाव में आकर वो काम ना करे।
तो ये जो हाउ फ्री इज द प्रेस की बात हो रही है, तो क्या हो रही है यहाँ, फ्रीडम ऑफ मीडिया की बात होगी। किसकी बात होगी, फ्रीडम ऑफ मीडिया, इसका मतलब होता है मीडिया की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 22, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई प्रेजेंट्स इंडिया एज, यानी कि जो इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई हमारा एक चैप्टर है, वो किस चीजों को प्रेजेंट करता है, यानी भारत को वो कैसा दिखाया है, पुअर और वीक दिखाया है, यानी गरीब और कमजोर दिखाया है, क्या दिखाया है भारत को बताओ, या फिर कल्चरली रिच दिखाया है, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध, मिलिट्री स्ट्रॉन्ग सैन्य, यार कुछ नहीं। जब भारत को वो देखने आया तो सांस्कृतिक रूप से उन्होंने देखा कि भारत क्या है, एक समृद्ध है। याद रखना, जहां पे कल्चर आ जाएगा वहीं ऑप्शन टिक मारोगे, कल्चरली रिच दिखाया गया है। द आर्टिस्ट फोकस्ड ऑन, जो आर्टिस्ट कहानी है, जो जो कौन लिखा था, सिगा नो आया ने लिखा था, वो किस चीजों के ऊपर फोकस है, सक्सेस के ऊपर है, इनर कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर है। इनर कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है आंतरिक संघर्ष, सक्सेस का मतलब होता है सफलता, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के ऊपर है, यानी राजनीतिक विचारधारा के ऊपर है, यानी वेल्थ यानी धन के ऊपर है। तो याद रखना ये किसके बारे में बताया गया, इनर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, यानी आंतरिक संघर्ष के बारे में आर्टिस्ट इसमें शियाजी ने बताया है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ नोबेल प्राइज विनर, इसमें से कौन जो है वो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी, पॉल एस वर्क, एंटन चेकअप। देखो ऐसे क्वेश्चन आता है, फंस जाते हो तुम लोग। बताओ इसमें से कौन अब आ रहे नोबेल पुरस्कार विजेता है, तो इसमें से सिर्फ एक ही हैं जो नोबेल प्राइज विजेता हैं, जो रूस के बोल रहा हूं, ये क्या है, पॉल एस बक साहब है जो यहाँ पे नोबेल प्राइज विनर है। बाकी इसमें से किसी को नोबेल प्राइज नहीं मिला था। ठीक है, तो याद रखना है पॉल एस बक। भारत इज माई होम वॉज ओरिजिनली ए, यानी भारत इज माई होम ओरिजिनली यानी कि मूल रूप से क्या है, एक निबंध है, स्पीच है, स्टोरी है, पोएम है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखना भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन ने एक भाषण में बोला था, इसलिए एक स्पीच है। द टोन ऑफ आई हैव अ ड्रीम इज, यानी आई हैव ड्रीम का स्वर कैसा है, यानी कि जब ये कभी स्टोरी है तो उसका स्वर कैसा है, उसका टोन कैसा है, ये पूछता है। ठीक है ना, आई हैव अ ड्रीम का टोन कैसा है, होपलेस है यानी निराशाजनक है, एग्रेसिव है यानी आक्रामक है, इंस्पायरिंग है प्रेरणादायक है, कॉमिक है यानी हास्यपूर्ण है। तो बताओ इसमें से ऑप्शन क्या होगा, तो याद रखना इंस्पायरिंग यानी प्रेरणादायक है। ठीक है ना, बाकी ये सारी नहीं है। मैरिज ऑफ प्रपोजल इज अ, मैरिज ऑफ प्रपोजल क्या है, वो भी एक ट्रेजेडी है यानी त्रासदी है, कॉमेडी है, इपिक है यानी महाकाव्य है। महाकाव्य तो हो नहीं सकता क्योंकि गीता और महाभारत ही एक इपिक है, महाकाव्य है, बाकी कुछ नहीं है। बायोग्राफी है, जीवनी है, जीवनी वो होता है जो किसी इंसान के ऊपर लिखा जाता है। तो मैरिज ऑफ प्रपोजल क्या है, बताओ जल्दी से क्या होगा इसका ऑप्शन। तो मैरिज ऑफ प्रपोजल एक कॉमेडी है। क्या है, एक कॉमेडी। देखो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है मेरे बच्चों, गधों, ठीक है ना, तो इसको कर लो, नहीं तो ऐसे ही नाचते रह जाएगा यूट्यूब पे और कोचिंग में इधर उधर कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं बार बार बता रहा हूं, जितना करवा रहा हूं उतना ऑब्जेक्टिव कर लो, उससे बाहर नहीं पूछेगा। अब सारे चैप्टर वाइज चैप्टर ऑब्जेक्टिव कराने का टाइम नहीं बचा। मैं इंग्लिश का सारे चैप्टर का मिक्स ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूं, बस उतना कर लो, उससे ज्यादा कहीं कुछ नहीं करना है तुमको। अब आगे क्वेश्चन आंसर घर में बैठ के याद करो और लिखो, इधर उधर नाचने का जरूरत नहीं है ज्यादा। तब मैरिज ऑफ प्रपोजल क्या है, कॉमेडी एक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 28, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर वाज रिटन ड्यूरिंग, कब लिखा गया था। देखो फंस जाओगे, किसने लिखा है तो पता है, महात्मा गांधी ने लिखा है। कब लिखा गया है, ब्रिटिश रूल में लिखा गया है यानी ब्रिटिश शासन में लिखा गया है। पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता के बाद लिखा गया है। मुगल पीरियड यानी मुगल शासन काल में लिखा गया है। एंशिएंट पीरियड यानी प्राचीन काल में लिखा गया है। तो गधों, इंडियन सिविलाइजेशन महात्मा गांधी लिखा है, तो कभी प्राचीन काल होगा, नहीं होगा। मुगल काल होगा, नहीं होगा। तो कब लिखा गया था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो वो ब्रिटिश शासन में लिखा गया, ब्रिटिश रूल के टाइम में लिखा गया था। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड वाज रिटन बाय, यानी आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड जो चैप्टर है वो किन्होंने लिखा है, बताओ जल्दी से, बताओ किसने लिखा है। तो ये जो लिखा है वो किसने लिखा है, ब्रैटन रसल ने लिखा है। किसने लिखा है, ब्रैटन रसल ने लिखा है, याद रखना इस चीजों को। द अर्थ कैन बीस्ट बी डिस्क्राइब एज,
जो अर्थ चैप्टर है उसमें बीस्ट, बीस्ट का मतलब होता है वर्णन करना, सॉरी डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, और बेस्ट का मतलब होता है, बीस्ट नहीं, बेस्ट का मतलब होता है अच्छा। क्या होता है? अच्छा। तो द अर्थ कैन बेस्ट वी डिस्क्राइब, जो अर्थ में है सबसे अच्छा क्या वर्णन किया गया है इस चैप्टर में? क्या साइंटिफिक एस्से के बारे में वर्णन किया गया है, डिस्क्रिप्टिव प्रोज यानी वर्णनात्मक गद्य के बारे में वर्णन किया गया है, पॉलिटिकल आर्टिकल यानी राजनीतिक के बारे में वर्णन किया है, स्ट्रेट यानी व्यंग्य के रूप में इसे वर्णन किया गया है। तो बताओ इसमें क्या वर्णन किया गया है? तो याद रखना डिस्क्रिप्टिव प्रोज के बारे में वर्णन किया गया है, यानी एक वर्णनात्मक गद्य है। क्या है? एक गद्य है, पद नहीं है, गद्य है, ठीक है ना। प्रोज का मतलब होता है गद्य, प्रोज का मतलब होता है गद्य, ठीक है, और पोएट्री का मतलब होता है पद, ठीक है ना। तो ये जो है वो क्या है? एक गद्य है, इसी से वो लगा लोगे कि क्या है वो डिस्क्रिप्टिव प्रोज के बारे में जो अर्थ है वो एक डिस्क्रिप्टिव प्रोज है। रट लो, द अर्थ क्या है हमारा? एक डिस्क्रिप्टिव प्रोज है। अर्थ हमारा क्या है? डिस्क्रिप्टिव प्रोज है, ठीक है ना। अ पिंच ऑफ स्नफ एक्सपोजेस। अब बताओ जो पिंच ऑफ स्नफ है, अभी मैंने बताया मनोहर जी ने लिखा था इसको, तो वो किस चीजों को उजागर करता है पिंच ऑफ स्नफ में? बार बार एक ही चीज बता रहा हूं, पिंच ऑफ स्नफ किसको उजागर किया, यही याद कर लेना है, बाद में नहीं। बताओ जल्दी से, किसको उजागर किया गया है? तो झूठा घमंड, इसमें याद रखना फॉल्स प्राइड, फॉल्स प्राइड याद रखो। पिंच ऑफ स्नफ किसको एक्सपोज करता है? फॉल्स ऑफ प्राइड को। पिंच ऑफ स्नफ किसको एक्सपोज करता है? फॉल्स ऑफ प्राइड को। हाउ फ्री इज द प्रेस वॉर्न्स, वॉर्न्स का मतलब होता है चेतावनी। क्या होता है? चेतावनी, ठीक है ना, अगेंस्ट। तो हाउ फ्री इज द प्रेस किसको चेतावनी देता है? किसके विरुद्ध चेतावनी देता है? एब्सोल्यूट फ्रीडम के बारे में, गवर्नमेंट कंट्रोल के बारे में, मिसयू ऑफ फ्रीडम के बारे में, पब्लिक ओपिनियन के बारे में। मैंने अभी बताया जो हमारे जो प्रेस होती है, मीडिया होती है, बिल्कुल स्वतंत्र होती है, लेकिन जब कोई सरकार उसको दबाने की कोशिश करती है तो वो चेतावनी देती है। तो वो चेतावनी किस लिए देती होगी? बताओ मेरे बारे में बच्चों, वो किस लिए चेतावनी देती होगी? मिसयूज ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का दुरुपयोग। क्या होता है? मिसयूज ऑफ फ्रीडम, ये रट लो। हाउ फ्री इज द प्रेस वॉन्स अगेंस्ट मिसयूज ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का दुरुपयोग। क्या करना है? स्वतंत्रता का दुरुपयोग। कभी कभी क्या होता है, किसी चीज को जब ज्यादा स्वतंत्रता मिल जाएगा तो जाके उसको गोली मार देगा, उसका मर्डर कर देगा। तो क्या हो गया? वो स्वतंत्रता का क्या हो रहा है? वहां पे दुरुपयोग हो रहा है। तो जब दुरुपयोग हो रहा है तो इसी के वॉन्स के अगेंस्ट में चेतावनी दिया गया था। इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई सोज एडमायरन ऑफ फॉर, यानी कि इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई में किसके प्रति प्रशंसा की गई है? इस चैप्टर में किसके प्रति प्रशंसा की गई है? याद कर लो, बस यही याद कर लो, हमारे भारत के बारे में प्रशंसा की गई। यानी यहाँ पे इंडियन ट्रेडिशन के बारे में, इंडियन ट्रेडिशन, कभी भी राजनीति, सेना, अर्थव्यवस्था, ये सब के बारे में चर्चा नहीं की गई है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जहाँ पे संस्कृति यानी इंडियन ट्रेडिशन मिले, इंडियन लवर मिले, तो वहां पे जाकर इसको क्या कर देना है? टिक लगा देना है इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई में। द कैरेक्टर ऑफ लोमोव अपियर्स इन। अब बताओ लोमोव क्या है? एक लोमोव जो कैरेक्टर है, यानी कि एक ऐसा स्टोरी होगा जिसमें लोमोव का एक कैरेक्टर होगा, तो वो किस रचना में आता है? लोमोव जो है वो किस रचना में आता है? बताओ जल्दी से, पढ़े होगे तुम लोग। मैरिज प्रपोजल में है गधों। एक मैरिज प्रपोजल जो हमारा जो चैप्टर है उसमें लोमोव है। उसमें कौन है? लोमोव है, ठीक है ना। लोमोव इस नाटक का मुख्य पात्र है, याद रखना। किसमें? अब मैरिज प्रपोजल में, जो जमीन और शादी को लेकर झगड़ता रहता है। कौन? लोमोव ही झगड़ता रहता है, ठीक है ना। अ चाइल्ड इज बॉर्न रिफ्लेक्ट्स, किसकी भावना को दर्शाता है? चाइल्ड इज बॉर्न में चैप्टर में बताओ किसकी भावना को दर्शाता है? तो जल्दी से बताओगे तुम लोग। तो वंडर ऑफ लाइफ, याद रखना क्या है? वंडर ऑफ लाइफ यानी जीवन का चमत्कार। अ चाइल्ड इज बॉर्न रिफ्लेक्ट करता है कि जीवन के चमत्कार। क्यों? यह लेख जीवन के जन्म को एक अद्भुत और भावात्मक अनुभव के रूप में प्रस्तुत करता है। यानी जब कोई जन्म लेता है तो उस चीजों के बारे में बताता है कि एक चमत्कार है, हमारे जीवन का क्या है? एक चमत्कार है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर सपोर्ट किस चीजों को दर्शाता है? फिर ये तो ऐसे आंख बंद करके मारने वाला क्वेश्चन है। क्या वेस्टर्नलाइजेशन यानी कि दर्शाता है? नहीं। भौतिकवाद को? नहीं। ये स्पिरिचुअल वैल्यूज को यानी आध्यात्मिक मूल्य को हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर दर्शाता है। याद रख लो किसको? स्पिरिचुअल वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज। आइडियाज डेट हैव हेल्प मैनकाइंड रिजेक्ट,
अभी किसको रिजेक्ट कर देता है? आइडिया डेट हैव मैनकाइंड हेल्प किसको रिजेक्ट कर देता है बताइए? तर्क, रीजन करना चाहिए, इसको रिजेक्ट नहीं करता है। प्रेम को क्या रिजेक्ट करता है? नहीं करता है। इसमें देखो नेगेटिव कौन है? एजुकेशन को रिजेक्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। रिजेक्ट का मतलब होता है अस्वीकार कर देना, तो इसको एजुकेशन को अस्वीकार करेगा? नहीं करेगा। किसको? कट्टरता, जिसको हम बोलते हैं डॉगमेटिज्म, इसको क्या करता है? वो अस्वीकार, रिजेक्ट कर देता है। बाकी लव को रखता है, तर्क को रखता है, यानी रीजन को रखेगा, एजुकेशन को रखेगा। द आर्टिस्ट बिलोंग्स टू विच कंट्री लिटरेचर? देखो अभी फिर बात आ गई, जो आर्टिस्ट है वो कहाँ की है? जापान की है। याद रखना, जो हमारा शिया नोया होते हैं वो कहाँ की होती है? जापान की होती है। तो जो आर्टिस्ट बिलोंग है वो कहाँ की है? जापान की है, ठीक है ना। शिगा नोया जापान की प्रसिद्ध लेखक थे, इसलिए यह कहानी जापानी साहित्य से क्या है? संबंधित है, ठीक है। आई हैव अ ड्रीम स्पीच वॉज डिलीवर्ड इन, यानी कहाँ? आई हैव अ ड्रीम जो था, स्पीच जो था, भाषण था, वो कहाँ दिया गया था? यानी भाषण कहाँ दिया गया था? न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन डीसी में, शिकागो में, लंदन में? कहाँ दिया गया था बताओ जल्दी से? वाशिंगटन डीसी में दिया गया था। ये भी अमेरिका में पड़ता है, तो वाशिंगटन डीसी में दिया गया था, ठीक है ना। समझ में आया बात? नहीं आया तो आ जाएगा, क्या टेंशन ले रहे हो? ठीक है। यह भाषण 1963 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1963 में दिया गया था। लिंकॉन मेमोरियल में दिया गया था। कहां दिया गया था? तो लिंकॉन मेमोरियल में दिया गया था। वाशिंगटन डीसी में दिया गया था, ठीक है, अमेरिका में। हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ, तो किस चीज में लिखा हुआ है? हाउ फ्री इज द प्रेस किस चीज में लिखा हुआ है? स्टोरी में है, एस्से में है, ड्रामा में है, पोएम में है? तो याद रखना निबंध है, एक एस्से में लिखा गया। हाउ फ्री इज द प्रेस जो है वो एस्से में लिखा गया है। अ पिंच ऑफ स्नफ इज सेट इन, यानी जो पिंच ऑफ स्नफ है उसकी पृष्ठभूमि कहाँ की है? यानी वो भारत के बारे में बताता है, इंग्लैंड के बारे में, फ्रांस के बारे में, इटली के बारे में। अ पिंच ऑफ स्नफ कहाँ के बारे में बात करता है? किस देश के बारे में बात करता है? तो याद रखना अ पिंच ऑफ स्नफ जो है वो इटली के बारे में बात करता है। कहाँ के बारे में बात करता है? इटली के बारे में बात करता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द अर्थ अपील्स फॉर, अपील्स का मतलब अपील करना, क्या होता है? अपील करना। यानी द अर्थ किसके लिए अपील करता है? एक्सप्लोटेशन यानी शोषण के विरुद्ध, प्रोटेक्शन ऑफ नेचर प्रकृति की रक्षा, सीधी सी बात, अर्थ हमारी जो धरती है वो किसके विरुद्ध करेगा अपील? प्रोटेक्शन ऑफ नेचर यानी प्रकृति की क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए मेरे बच्चों। भारत इज माई होम प्रमोट्स, जो भारत इज माई होम किसको प्रमोट देता है? प्रमोट का मतलब होता है बढ़ावा, यानी किस चीजों को बढ़ावा देता है भारत इज माई होम? तो क्षेत्रवाद को, रिलीजन्स, नेशनल इंटीग्रेशन को, राष्ट्रीय एकता को। सीधी सी बात है, किसकी बात करेगा वो? कभी भी ये सारी चीजों की बात नहीं करेगा। यानी नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब होता है राष्ट्रीय एकता, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकता, ठीक है ना, के बारे में बात करता है, बढ़ावा देता है। अ मैरिज प्रपोजल वॉज रिटन बाई, किसने लिखा था मैरिज प्रपोजल? सीधी सी बात है, रिपीट हो गया क्वेश्चन, एंटोन चेखव ने लिखा है। इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई डिस्क्राइब्स इंडियाज, यानी भारत का वर्णन किसके बारे में बात करता है? तो कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में, नेचुरल ब्यूटी के बारे में भी बात करता है भाई, ये दोनों के बारे में बात करता है वो, ठीक है ना। तो ऐसे अगर जो ये दोनों मिले तो ऑप्शन नंबर क्या मारोगे? कल्चरल डाइवर्सिटी मारोगे, नेचुरल ब्यूटी नहीं मारोगे, ठीक है। अगर जो कभी कभी रहेगा ए बी ऐसे, तो दोनों की बात हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये है, यानी कल्चरल डाइवर्सिटी यानी सांस्कृतिक विविधता के बारे में बात की गई है इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई में। अ चाइल्ड इज बॉर्न इज रिटन बाय, अ चाइल्ड इज बॉर्न जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो जर्मेन गिर के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? जर्मेन गिर के द्वारा लिखी गई है, ठीक है ना। गिर नहीं, ग्रीर बोलते हैं। जर्मेन ग्रीर एक प्रसिद्ध फेमिनिस्ट राइटर थी। जर्मेन ग्रीर याद रखना मेल नहीं है, फीमेल है। क्या है? एक फीमेल है। आइडियाज डेट हैव हेल्प मैनकाइंड, वैल्यूज, वैल्यूज का मतलब किसको महत्व देता है? आइडियाज डेट हैव हेल्प मैनकाइंड, जो कहानी है वो किस पे बल देता है, किस पे महत्व देता है? फोर्स यानी बल देता है। तर्क और मानवता,
सीधी सी बात है। किसके बारे में बात करता है? रीजन एंड ह्यूमैनिटी के बारे में बात करता है। यानी रीजन और ह्यूमैनिटी का मतलब होता है तर्क और मानवता। रीजन का मतलब तर्क, ह्यूमैनिटी का मतलब मानवता के बारे में बात करता है। द आर्टिस्ट हाईलाइट्स द थीम ऑफ, जो आर्टिस्ट चैप्टर है वो किसको हाईलाइट, किसको उजागर करता है? तो इनर रियलाइजेशन यानी आत्मबोध के बारे में वो करता है, उजागर करता है। इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर वाज रिटन बाय, देखो लास्ट में पूछ दिया किसने लिखा है, तो भाई बहुत ही इजी क्वेश्चन है, किन्होंने लिखा है? तो हमारे महात्मा गांधी ने इसको लिखा है। द एमसीक्यूज आर मेनली यूज फॉर, किस रूप में आपके लिए उपयोगी है? तो सीधी सी बात है क्लास 12 बिहार बोर्ड 2026 के लिए एमसीक्यू बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, याद रखना। मैं बता रहा हूं इसके बाद फिर 50 क्वेश्चन का दूसरा लेक्चर का सीरीज लेने आने उसमें पुराने 1915 से लेकर 2015 से लेकर 2025 तक का जितने भी बिहार बोर्ड के क्वेश्चन पूछे गए हैं इंग्लिश प्रोज में मैं तुम लोगों के सामने कल लेकर आऊंगा, कल के क्लास में। तो चलो तब तक के लिए तुम लोग पढ़ते रहो मन से, क्योंकि टाइम बहुत कम है। और सेशन को यानी क्लास को शेयर जरूर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में जरूर लगाओ। और अभी तक अगर जो लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करो, और कमेंट सेक्शन में बोलो कि जो जैसा आपको लगा ये क्लासेस देखकर, कमेंट सेक्शन में आप वहां पे लिख सकते हैं, अपने कमेंट में अपनी बातों को रख सकते हैं। और अगर जो सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फिर समझ लो क्या होगा, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और तब तक के लिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियोस में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।